लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो बेंड हो जाता है। यहाँ पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है। जिस पॉइंट में लाइट इंसिडेंट किया है उस पॉइंट से इस सरफेस में दोनों मीडिया के बाउंड्री में हमने एक नॉर्मल यहाँ पर ड्रॉ किया है। ये जो रिफ्रैक्शन है ये रिफ्रैक्शन कुछ नियम को फॉलो करता है। उसे जानने से पहले देखिए, ये जो है इस रे को इंसिडेंट रे कहा जाता है और ये जो रे है रिफ्रैक्शन के बाद जो रे बना इसे रिफ्रैक्टेड रे कहा जाता है। ये जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बनाता है नॉर्मल के साथ उसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहा जाता है। तो नियम ये है कि इस आई का साइन वैल्यू और ये आर का साइन वैल्यू दोनों का जो रेशियो है ये एक कांस्टेंट होता है। ये कांस्टेंट डिपेंड करता है कि यहाँ पर मीडियम क्या है और यहाँ पर मीडियम क्या है। यहाँ पर कांस्टेंट कहने का मतलब ये है कि अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करें तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अपने आप इस तरह से चेंज होगा कि इन दोनों का रेशियो साइन ऑफ आई और साइन ऑफ आर, इन दोनों का रेशियो जो है वही वैल्यू देगा। जैसे कि अगर मान ले यहाँ पर हवा है और ये जो मीडियम है ये मीडियम पानी है, तो उस केस में ये कांस्टेंट का वैल्यू 1.33 के आसपास निकल के आता है। यहाँ पर इस पहले वाले मीडियम को मीडियम 1 नाम देते हैं हम लोग और दूसरे वाले मीडियम को चलिए मीडियम 2 कहते हैं। तो ये जो कांस्टेंट है इस कांस्टेंट को कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, एन लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। हम इसे पूरा कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। ये सब आपने रे ऑप्टिक्स के चैप्टर में पढ़ा था और हमने वहाँ ये भी देखा था कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी भी मीडियम का वो बराबर होता है यहाँ पर मीडियम 2 का विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 की अगर बात करें तो ये बराबर होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, इस मीडियम में लाइट का जो स्पीड है, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, इस मीडियम में लाइट का जो स्पीड है। अब हम लोग क्या करेंगे, हाइगन्स प्रिंसिपल से इसे प्रूव करेंगे। ये जो लॉ है ये लॉ इसे कहा जाता है स्नेल्स लॉ। इसी स्नेल्स लॉ को हम लोग हाइगन्स प्रिंसिपल से प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। तो वहाँ पर आपको, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है हाइगन्स प्रिंसिपल वाला वीडियो, तो थोड़ा सा मैं रिवाइज कर दूँ आपको। अगर समय मिले तो वो वीडियो ज़रूर से देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा। तो वेव थ्योरी कहता है कि लाइट एक वेव की तरह है। जैसे कि मान ले इस रुके हुए पानी में अगर हम ऊपर से एक बूंद गिरा दें तो यहाँ पर देखिए वेव क्रिएट हो रहा है। ये जो अंड्यूलेशन हो रहा है वो अंड्यूलेशन जो आगे बढ़ रहा है तो इसे हम वेव कहते हैं। और यहाँ पर अगर आप इन पॉइंट्स पे गौर करें तो ये सारे पॉइंट्स एक ही साथ ऊपर चढ़ रहा है, एक ही साथ नीचे भी उतर रहा है। इन्हें कहा जाता है कि ये सेम फेज में है। उसी तरह से आपको यहाँ भी बहुत सारे पॉइंट्स दिखेंगे, तो इन पॉइंट्स को कहा जाता है कि ये सेम फेज में है और इन्हें एक एक वेव फ्रंट कहा जाता है। यहाँ पर देखिए ये जो है ये एक वेव फ्रंट है और ये एक दूसरा वेव फ्रंट है। इस तरह से और भी बहुत 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 इनफाइनाइट वेव फ्रंट्स आपको मिलेगा इसी वेव में। अब मान लेते हैं कि ये जो वेव है 2 डायमेंशनल वेव नहीं है, जो हमने थोड़ी देर पहले देखा 2 डायमेंशनल सरफेस में वेव बन रहा। अगर मान ले 3 डायमेंशनल वेव बनता तो कैसा बनता, ये हम लोग प्रीवियस वीडियो में हाइगन्स प्रिंसिपल में बात किया था हम लोगों ने, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो वो एक स्फेरिकल शेप में होता, वो वेव फ्रंट जो है स्फेरिकल शेप में होता अगर 3 डायमेंशनल वेव होता तो। और ये वेव आगे बढ़ रहा है इस तरह से ये आगे बढ़ते जा रहा है। जितना ये आगे बढ़ते जाएगा इसका सरफेस देखिए उतना फ्लैट होते जाएगा। अब अगर यहाँ से हम एक छोटा सा हिस्सा कंसीडर करते हैं और उसे एनलार्ज करके देखते हैं तो हमें ये प्लेन जैसा दिखेगा। तो वेव फ्रंट के इस पार्ट को हम लोग कहते हैं प्लेन वेव फ्रंट। और ये वेव फ्रंट आगे कैसे बढ़ रहा है, ये वेव फ्रंट इस तरह से आगे बढ़ रहा है। मतलब ये जो प्लेन वेव फ्रंट है इसका अगर प्रोपगेशन आप देखें तो आप ये पाएंगे इस वेव फ्रंट का प्रोपगेशन का डायरेक्शन, मतलब वेव के प्रोपगेशन का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन इस वेव फ्रंट पे नॉर्मल होगा। तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। और रे ऑप्टिक्स के हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये एक रे है, या फिर हम कह सकते हैं कि रे जो है ये
वेव फ्रंट पे नॉर्मल होता है। क्योंकि रे हम किसे मानते हैं, रे ऑप्टिक्स के हिसाब से वो क्या कहाँ से शुरू होता है, वो सोर्स से शुरू होता है और वो सीधा आगे बढ़ते जाता है। तो वेव थ्योरी का जो वेव फ्रंट है और रे ऑप्टिक्स का जो लाइट रे है, इन दोनों के बीच रिलेशन हम कह सकते हैं कि ये जो रे है ये वेव फ्रंट पे नॉर्मल होता है। अब देखिए हम उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे, हाइगन्स प्रिंसिपल वाले कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे और यहाँ पर ये जो स्नेल्स लॉ है, इस स्नेल्स लॉ को हम लोग प्रूव करेंगे। यहाँ पर हम लोग मीडियम 1 के जगह रेयरर मीडियम कहेंगे और मीडियम 2 के जगह डेंसर मीडियम कहेंगे। और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने n sub 21 से रिप्रेजेंट किया था, अब हम लोग क्या करेंगे, इसे NDR कहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम। तो अब हाइगन्स प्रिंसिपल से चलिए इसे प्रूव करते हैं। तो मान लें एक प्लेन वेव फ्रंट इस तरह से आया, ये दोनों दो रेज है, देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बना। अब जो ये वेव फ्रंट यहाँ तक पहुँचा, दो मीडिया के बाउंड्री में पहुँचा, तो यहाँ पर जो पॉइंट है, बिल्कुल एडजेसेंट जो पॉइंट है, ये अभी वाइब्रेट कर रहा है क्योंकि ये वेव फ्रंट यहाँ पहुँच चुका है। तो ये अगर ऑसिलेट करेगा तो फिर ये इस मीडियम का जो एडजेसेंट पार्टिकल है उसे भी ऑसिलेट करवाएगा। अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ले तो फिर हम कह सकते हैं यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि ऑसिलेट कर रहा है तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑसिलेट करेगा इमीडिएटली। तो फिर देखें यहाँ से अभी क्या हुआ, यहाँ से ये ऑसिलेशन शुरू हो गया या वेव क्रिएट होना शुरू हो गया दूसरे मीडियम में। अब ये जो है ये वेव फ्रंट ये धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगा और इस मीडियम में जो वेव बना ये भी आगे बढ़ते जाएगा। हाइगन्स प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट जो है ये सोर्स की तरह बिहेव करता है और वहाँ से सेकेंडरी वेवलेट्स निकलता है। तो यहाँ पर हमने सेकेंडरी वेवलेट ड्रॉ किया है। ऑब्वियसली लाइट जिस स्पीड से इस मीडियम में ट्रैवल करेगा, इस सेकंड मीडियम में या डेंसर मीडियम में, ये जो वेवलेट होगा उसका भी स्पीड उतना ही होगा जो इस मीडियम में लाइट का स्पीड है। अब देखिए ये जो वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट अभी यहाँ पर पहुँचा, तो अब ये जो है यहाँ पर ऑसिलेशन शुरू करेगा या यहाँ पर लाइट का जो वेव है वो यहाँ पर क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। वैसे जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पर, जितने भी पॉइंट्स है, हर एक पॉइंट से सेकेंडरी वेवलेट बनना शुरू होगा, लेकिन सारे पॉइंट्स में अगर सेकेंडरी वेवलेट हम लोग ड्रॉ करें तो वो बड़ा कम्बरसम होगा, दिखेगा नहीं ठीक से। तो अभी हम लोग मान रहे हैं कि यहाँ पर ये वेव फ्रंट बनना शुरू हो गया या वेवलेट बनना शुरू हो गया, सेकेंडरी वेवलेट। अब ये वेव फ्रंट थोड़ा और आगे बढ़ेगा, ये वेवलेट सेकेंडरी वेवलेट्स भी आगे बढ़ते जाएगा। अब यहाँ पर ये शुरू करेगा वेव और इस तरह से ये जो है वेवलेट आगे बढ़ेगा और ये वेव फ्रंट भी इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। अब ये वेव फ्रंट जो है बिल्कुल यहाँ पर पहुँच गया है। अब हाइगन्स प्रिंसिपल कहता है अगर हमें यहाँ पर वेव फ्रंट को पता करना है कि इस मीडियम में वेव फ्रंट अभी कैसा होगा, उसका शेप कैसा होगा, तो हमें यहाँ से लेके, क्योंकि अभी यहाँ पर वेव फ्रंट बनना या वेवलेट बनना शुरू हो गया, तो यहाँ से हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है, कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है। ये सब हम लोगों ने हाइगन्स प्रिंसिपल वाले वीडियो में देखा था। तो अब देखिए ये बन गया सेकेंड मीडियम में जो वेव फ्रंट होगा अभी वो। तो फिर अगर रे की बात करें तो रे कैसा दिखेगा सेकेंड मीडियम में, तो रे अगर यहाँ से हम लोग देखना चाहें कि इस रे का क्या होगा, तो यहाँ से हमें क्या करना होगा, हमें पता है कि रे जो है वेव फ्रंट पे नॉर्मल होता है, तो यहाँ से हम ऐसा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इस पे परपेंडिकुलर होगा। ये वेव फ्रंट जो है इस पे परपेंडिकुलर होगा। तो सिंपलेस्ट तरीका ये है कि जहाँ पर ये टेंजेंट इसे टच किया है, इस सेमी सर्कल को जहाँ पर टच किया है, उस पॉइंट को और इस पॉइंट को जोड़ते हुए एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर लें। क्योंकि हमें पता है जो टेंजेंट होगा, टेंजेंट एक सर्कल पे जो टेंजेंट है वो उस सर्कल के रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इस सर्कल या जो सेमी सर्कल है, इस सर्कल की शुरुआत इस पॉइंट से हुई थी, तो ये पॉइंट इसका सेंटर होगा। तो सेंटर से हम लोग जैसे ही टेंजेंट वाले पॉइंट को छूते हुए हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, वैसे ही यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन जाता है।
अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने जो यहाँ पर 4 वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स ड्रॉ किया है, 4 वेवलेट्स ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर सिर्फ एक ही वेवलेट ड्रॉ करें वही काफ़ी है, क्योंकि कॉमन टेंजेंट जो सब पे टेंजेंट होगा वो इस पे भी टेंजेंट होगा। तो इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को जोड़ते हुए या इस सेमी सर्कल पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो वही काफ़ी है जो रे बनेगा रिफ्रैक्शन के बाद उसे पता करने के लिए। अब पूरे पिक्चर को एक साथ देखते हैं। अब यहाँ पर गौर करें, लाइट जब तक यहाँ से यहाँ पहुँच गया उतने ही समय में लाइट यहाँ से यहाँ पहुँचा है। अब सिचुएशन हमें ये बता रहा कि जो डेंसर मीडियम है उस डेंसर मीडियम में लाइट का स्पीड कम होता है और जो रेयरर मीडियम है उस रेयरर मीडियम में लाइट का स्पीड ज़्यादा होता है। अब देखिए, अगर इस डेंसर मीडियम में लाइट का स्पीड और कम होता तो वेव फ्रंट का स्ट्रक्चर कैसा होता। थोड़ा स्पीड घटा देते हैं, मतलब ये सेमी सर्कल छोटा बनेगा, इसमें कम डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा। तो देखिए रे और थोड़ा ज़्यादा मुड़ गया। अब उसका स्पीड अगर और घटा दे तो रे और ज़्यादा मुड़ गया। लाइट का स्पीड एक मीडियम में जितना कम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा होगा। तो इसीलिए देखें, जैसे स्पीड घट रहा है ये जो मुड़ाव है रिफ्रैक्टेड रे का वो मुड़ाव बढ़ते जा रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम ये देखेंगे कि अगर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में लाइट ट्रैवल करता है तो क्या होता है। तो देखिए, इस केस में यहाँ से यहाँ तक डेंसर मीडियम में लाइट ट्रैवल किया और रेयरर मीडियम में ऑब्वियसली ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा क्योंकि यहाँ पर स्पीड ज़्यादा है। तो देखिए वेव किस तरह से, वेवलेट जो है किस तरह से मुड़ा, जिसके कारण रे जो है ये नॉर्मल से बाहर की तरफ डेविएटेड हुआ। उस तरह से अगर रेयरर मीडियम का जो स्पीड है वो और ज़्यादा हो तो देखिए ये और ज़्यादा मुड़ जाएगा। रेयरर मीडियम का स्पीड और बढ़ा दे लाइट का स्पीड रेयरर मीडियम में तो फिर ये और ज़्यादा मुड़ जाएगा। इस तरह से एक समय ऐसा आएगा जहाँ पर कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये सरफेस को छूते हुए आगे बढ़ेगा। इस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। इस वीडियो में हम लोग ये भी प्रूव करेंगे, जैसे कि हमें पता है कि क्रिटिकल एंगल के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन भी हम लोग यहाँ पर अंतिम पार्ट में, इस वीडियो के अंतिम पार्ट में डिराइव करेंगे। तो वापस आते हैं इस सिचुएशन में। यहाँ पर हम लोग स्नेल्स लॉ को प्रूव करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये मान लेते हैं कि ये जो मीडियम है रेयरर मीडियम में लाइट का स्पीड जो है ये v सब r है और डेंसर मीडियम में लाइट का स्पीड जो है ये v सब d है, d फॉर डेंसर, r फॉर रेयरर। और लाइट को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाउ टाइम लगा मान लेते हैं। तो इस स्पीड के साथ अगर टाउ को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ये निकल के आएगा। उतने ही समय में लाइट सेकंड मीडियम में या डेंसर मीडियम में यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है, मतलब टाउ समय में ही पहुँचा है। अब ये जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को अगर देखें तो ये होगा वी डी टाउ। अब आप गौर करें इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में दोनों का जो कॉमन साइड है, इस कॉमन साइड को एक नाम दे देते हैं। कॉमन साइड कौन सा है, ये जो साइड है इन दो ट्रायंगल्स का कॉमन साइड है, इसे नाम दे देते हैं, चलिए इसे नाम दे देते हैं एल। अब आप गौर करें इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में आप ये पाएंगे कि ये 90 डिग्री का एंगल होगा क्योंकि रे जो है वेव फ्रंट के पे नॉर्मल होता है, उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं। इस L के साथ इस डिस्टेंस को मिलाने वाला रिलेशन क्या होगा, आप गौर से देखें। यहाँ पर हमें चाहिए होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी। तो यहाँ पर ये जो है ये एंगल I है और ये जो है ये एंगल R है। अब आप गौर से देखें, यहाँ से यहाँ ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल है। इसका मतलब ये बनेगा कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री माइनस आई होगा और चूंकि ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस आई होगा, मतलब इसका वैल्यू भी आई होगा। तो यहाँ पर ये एंगल हमें मिल गया, ये एंगल है I, इसी के बराबर है, ये एंगल I है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एंगल R है और ये जो है ये 90 डिग्री है।
तो फिर ये वाला जो एंगल होगा ये होगा 90 डिग्री माइनस आर। तो फिर चूंकि यहाँ पर ये नॉर्मल है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा और ये 90 डिग्री माइनस आर है, तो ये एंगल जो है ये एंगल आर बन जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग इस ट्राइंगल में इन दोनों को इंटर रिलेट करेंगे, इस एल को और वी आर टाउ को इंटर रिलेट करेंगे। तो कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन दोनों को इंटर रिलेट करेगा? वो है साइन फंक्शन, साइन ऑफ आई। क्योंकि साइन ऑफ एन एंगल इस केस में अगर आई एंगल को देखें तो साइन ऑफ आई ये बराबर हो जाएगा ऑपोजिट। इसका ऑपोजिट कौन सा है? इस एंगल का ऑपोजिट, आई का ऑपोजिट साइड है ये ऑपोजिट, विच इज वी आर टाउ डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। ये हाइपोटेन्यूज होगा क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा, तो ये हाइपोटेन्यूज है डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। उसी तरह का रिलेशन अगर आप इस दूसरे वाले ट्राइंगल पे लगाएं तो हमें साइन ऑफ आर का वैल्यू मिलेगा। साइन ऑफ आर इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ये आर, तो इसका अपोजिट साइड जो है जो कि है वी डी टाउ डिवाइडेड बाय ये हाइपोटेन्यूज एल, सो डिवाइडेड बाय एल। अब अगर हम लोग इन दोनों का रेशियो कंसीडर करते हैं, साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर, तो हमें क्या मिलेगा? देखिए ये डिवाइडेड बाय ये, तो ऑब्वियसली ये बन जाएगा वी आर डिवाइडेड बाय वी डी। बाकी जो टाउ डिवाइडेड बाय एल है दोनों में है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यही चीज़ तो हमने शुरू में देखा था कि स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम, दैट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विच इज डेंसर मीडियम विद रेस्पेक्ट टू द रेयरर मीडियम। तो ये जो है ये स्नेल्स लॉ है, ये स्नेल्स लॉ है और इस तरह से हाइगन्स प्रिंसिपल से इसे प्रूव किया जा सकता है। ये डेरिवेशन आपको इस तरह से भी दिख सकता है कि यहाँ पर आप दोनों के साथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इसे मल्टीप्लाई कर दे और फिर आप इस तरह से इसे लिखे c डिवाइडेड बाय वी डी डिवाइडेड बाय c दिस c डिवाइडेड बाय वी आर, क्योंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जो कि वी आर है ये न्यूमरेटर में चला जाता है। तो ये जो है ये है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of denser medium, so this is absolute refractive index of denser medium divided by ये है absolute refractive index of rarer medium। तो इसी को कहा जाता है refractive index of denser medium with respect to rarer medium। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखें, यहाँ पर मैं एक वेव ड्रॉ करता हूँ, ये मैंने एक वेव ड्रॉ किया, तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को, इस वाले डिस्टेंस को लैम्डा से डिनोट किया जाता है, इसे वेव लेंथ कहा जाता है। और एक वेव में हर एक पार्टिकल जो है, वेव का हर एक पार्ट ये ऊपर नीचे ऑसिलेट करता है, ये इस तरह से ऑसिलेट करता है ऊपर नीचे, जिसके कारण वेव कंटिन्यूअसली हमें ऊपर चढ़ते हुए नीचे जाते हुए दिखता है। तो यहाँ पर हर एक पार्टिकल जो है वो सेम फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है। ये अगर मान ले 1 सेकंड में 3 बार ऑसिलेट कर रहा है तो ये भी 1 सेकंड में 3 बार ही ऑसिलेट करेगा, ये भी 1 सेकंड में 3 बार ही ऑसिलेट करेगा। तो यहाँ पर ये जो वेव फ्रंट है, इस वेव फ्रंट का हर एक पार्टिकल या हर एक पार्ट जो है ये सेम नंबर ऑफ टाइम्स ऑसिलेट करेगा यूनिट टाइम में, मतलब फ्रीक्वेंसी सबका सेम होगा। अब यहाँ पर जो पॉइंट है, यहाँ पर जो ऑसिलेशन हो रहा है लाइट वेव का, वो चूंकि उसके आगे वाले हिस्से में वो उसे प्रोपगेट कर रहा, तो यहाँ का फ्रीक्वेंसी जितना होगा यहाँ का भी फ्रीक्वेंसी उतना ही होगा। आप ऐसे इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। ये मान ले एक मीडियम है और ये दूसरा एक मीडियम है, कोई किसी भी तरह का ऑसिलेशन इस तरह से आ रहा है और यहाँ पर जो पार्टिकल है ये ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा, तो ये जो इस मीडियम के इस पार्टिकल पे असर डालेगा, उसके कारण ये अगर ऑसिलेट करेगा तो ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी जो है दोनों में सेम होगा, क्योंकि इसी के असर से इसमें ऑसिलेशन क्रिएट हो रहा है। तो उसी लॉजिक से देखें तो फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम होगा। अब मान ले कि इतने समय में, टाउ को हमने कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया या कंसिडर किया कि यहाँ पर ये एक वेव इस तरह से बन रहा है। तो टाउ समय में अगर यहाँ पर एक बार ऑसिलेशन होता है तो फिर सेकेंड मीडियम में भी उसी टाउ समय में एक ही बार ऑसिलेशन होगा।
मतलब यहाँ पर भी एक ही वेव बनेगा। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जो वेवलेंथ है वेव का, जो भी लाइट रिफ्रैक्ट कर रहा है उसका जो वेवलेंथ होगा वो वेवलेंथ चेंज हो जाएगा। डेंसर मीडियम में वो जितना डेंसर मीडियम होगा, या फिर ऑप्टिकली जितना डेंसर होगा कह सकते हैं, या फिर उसमें लाइट का स्पीड जितना कम हो जाएगा उसका जो वेवलेंथ है उसी रेट से छोटा होते जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसे लैम्डा आर नाम दूँ और इसे अगर लैम्डा डी नाम दूँ तो इन दोनों का जो रेशियो होगा लैम्डा आर और लैम्डा डी, इन दोनों का रेशियो होगा वी आर टाउ डिवाइडेड बाय वी डी टाउ। सो दैट इज इक्वल टू वी आर डिवाइडेड बाय वी डी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आप याद रखें। जब भी लाइट ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में ट्रैवल करता है तो उस समय उसका जो वेवलेंथ है उसका वेवलेंथ कम हो जाता है, फ्रीक्वेंसी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और वो वाला सिचुएशन कंसीडर करते हैं जहाँ पर कि रिफ्रैक्टेड रे जो है दो मीडिया के बाउंड्री को सटते हुए बिल्कुल ये आगे बढ़ रहा था। तो इस एंगल को हमें पता है, इस एंगल को क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। ऑब्वियसली ये एंगल भी क्रिटिकल एंगल होगा। अब देखेंगे हम लोग क्रिटिकल एंगल के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का किस तरह का रिलेशन है। तो उसके लिए देखें, मान लें कि टाउ टाइम में यहाँ से यहाँ तक पहुँचा वेव फ्रंट, तो इसे हम लोग कहेंगे वी डी इंटू टाउ, और उतने ही समय में टाउ समय में ही ये जो रेयरर मीडियम है, रेयरर मीडियम में सेकेंडरी वेवलेट जो है यहाँ तक पहुँच गया। तो ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये हो गया वी आर इंटू टाउ। यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पर सिंपल रिलेशन हमें मिलेगा कि अगर हम साइन वैल्यू लेते हैं आई सी का, साइन ऑफ आई सी दैट इज़ इक्वल टू ये जो अपोजिट साइड है वी टी टाउ डिवाइडेड बाय वी आर टाउ। तो टाउ टाउ कैंसिल हो जाएगा, वी डी डिवाइडेड बाय वी आर, और वी डी डिवाइडेड बाय वी आर इसे हम लोग कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम। आप इस रिलेशन को ऐसे भी देख सकते हैं कि दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम। अब हम लोग जैसे रिफ्रैक्शन को हमने देखा उसी तरह से अब हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे और हाइगन्स प्रिंसिपल से रिफ्लेक्शन क्यों होता है, कैसे होता है, इसे प्रूव करेंगे। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।